हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज में। आइए करते हैं एडुटेरिया बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम लोग आज सामान्य अध्ययन देखेंगे। सामान्य अध्ययन करने के बाद हम लोग मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह कहां पर है? लद्दाख में है, यह भी याद रखिएगा। और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहां पर है? तो यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। और यह सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, किबुल। तो किबुल लामजाओ पूरा नाम होता है, यह कहां पर है? मणिपुर में है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसको कहते हैं किबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। उसके बाद फिर है बांदीपुर। बांदीपुर कहां पर है राष्ट्रीय उद्यान? तो यह बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में है, किबुल मणिपुर में है। हेमिस सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है। उत्तर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है और दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है। उल्टा लिखा हुआ है, क्षेत्र इस साइड लिखा हुआ है और कृषि इस साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहला क्या है? उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि जो होती है उसको क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा मैक्सिको। मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसको कहा जाता है मिल्पा। मैक्सिको में मिल्पा, तो बी का हो जाएगा 4। उसके बाद फिर ब्राजील है। तो ब्राजील में जो होता है स्थानांतरित कृषि उसको कहते हैं रोका। इसमें हो जाएगा सी का 1। और हिमालय पट्टी में जो होती है उसको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। और डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 यह देख लेते हैं किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। 3 4 1 2 यह ऑप्शन सी में, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमको देखना है। एक तरफ जल डमरू स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है। तो देख लेते हैं किसके किसके बीच में कौन सा जल डमरू मध्य या जल डमरू स्थल है। सबसे पहले दिया हुआ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर के मध्य में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया कुक। कुक जो है यह तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत सागर के बीच में है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर मलक्का दिया हुआ है। मलक्का जल डमरू स्थल जो है यह जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डोबर दिया हुआ है। डोबर का लिखा हुआ है उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, तो ये गलत है। उत्तरी सागर तो है लेकिन प्रशांत महासागर नहीं होगा, इसके जगह पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। तो ये जो सही सुमेलित नहीं है यह ऑप्शन डी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर। तो डोवर जल डमरू स्थल जो है यह उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है, ना कि उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर के बीच में। ठीक है, चलिए करते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन जो है यह देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। इसमें दिया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। ये नहीं होगा, केरल हो ही नहीं सकता है। जैसे हम देख लेते हैं इंडिया का मैप इस तरह से है, केरल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर केरल दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर कर्नाटक है, फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र, इस तरह से। तो ये जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकल करके इधर आती नहीं है वह। ठीक है, वह इधर नहीं आती है बल्कि इधर से जाती, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, जिसमें केरल ऑप्शन होगा पहले उसको काट दो। सी भी नहीं होगा। ठीक, कर्नाटक भी नहीं होगा। और देख लेते हैं इसके बाद, तो बी ऑप्शन बचता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये हमारा बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही है, जहां से गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन है। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व में कितने ऐसे भू आविष्ठित देश है जो दोहरे भू आविष्ठित है? मतलब लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, एक कंट्री है, उसके चारों तरफ कंट्री है, ना कि कोई भी ये समुद्री तट है। ठीक, लेकिन कह रहा है दोहरे भू आविष्ठित है। तो दोहरे भू आविष्ठित जो है यह ऐसा पूरा विश्व में जो है 2 ही ऐसा कंट्री है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा जाएगा कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो
दोहरे भूआविष्ठित है, तो इसमें उज्बेकिस्तान है और लिंचेस्टीन है। याद रखिएगा नाम कौन सा, उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, चलिए अगला देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहां पर होता है। तो कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो है न्यूनतम कहां पर होता है, वह विषुवत रेखा पर होता है। कहां पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और अधिकतम कहां पर होता है इसका, तो अधिकतम जो होता है यह ध्रुव पर होता है। कहां पर होता है, ध्रुव पर। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, या ग्लोब ही मान लीजिए, तो इसका विषुवत रेखा तो ये बीच से है, तो कॉरियोलिस बल जो होता है यहाँ 0 डिग्री देखिए, इधर दोनों साइड पोल है। ठीक, तो इसका जो कॉरियोलिस बल का न्यूनतम जो होता है वह कहां पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, जो हमारा उत्तर होगा सी नंबर। और अधिकतम कहां पर होता है, तो पोल पर होता है। अब पूछा जाए कॉरियोलिस बल होता क्या है, कॉरियोलिस बल जो होता है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, और विक्षेपित होने का प्रभाव ही वह क्या कहलाता है, कॉरियोलिस प्रभाव कहलाती है। मतलब जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है, ये जो घूमती है, मूवमेंट नहीं घूमती जो है अपने अक्ष पर, इससे क्या होता है, जो पवन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसी को हम लोग कॉरियोलिस प्रभाव कहते हैं या बल कहते हैं। जो न्यूनतम कहां पर होता है, यहां होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है, और अधिकतम कहां पर होता है, तो ध्रुव पर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये भूकंप से रिलेटेड पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भूकंपीय तरंग होता है उसका वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में अगर गुजरता है तो वहां बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर घट जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे का पूरक संपूरक दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं, सी नंबर क्या है, केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी कथन सत्य है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील है। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील, तो गोखुर झील जो है यह कांवड़ झील है, याद रखिएगा। तो यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, ये याद रखिएगा। सिर्फ मीठे पानी कहेगा तो ये नहीं, कांवड़ झील नहीं होगा, गोखुर झील है तो वह कौन सा है, कांवड़ झील है, याद रखिएगा। कांवड़ झील बिहार में है, और यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। कांवड़ झील जो है यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, बिहार में है, और यह बिहार के बेगूसराय में है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है, वुलर झील है, यह भी मीठे पानी का झील है, ठीक है। यह कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद भोजताल झील है, भोजताल झील कहां पर है, यह मध्य प्रदेश भोपाल में है। और नक्की झील जो है, यह नक्की झील कहां पर है, तो राजस्थान में है, यह भी याद रखिएगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांवड़ झील। अगला देख लेते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है, चंबल, हिंडन और टोन्स नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल, हिंडन और टोन्स नदी जो है यह सहायक नदी है यमुना की। किसकी सहायक नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी याद रखिएगा क्या सब है, चंबल है, हिंडन है, टोन्स है, ये तो इसमें लिखा हुआ ही है। और एक दो नाम याद रखिएगा, बेतवा, केन, गिरी, चंबल, हिंडन, टोन्स, ये सब यमुना की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला देख लेते हैं क्या है, महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, बिल्कुल सही है। जो कृष्णा महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा है, इसका डेल्टा जो है जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नए जलोढ़ क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। उसका तीसरा क्या है, हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये गलत दिया हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती है। उत्तरी मैदान में भारत का जो ये नक्शा है, इस तरह से मान लेते हैं इधर, तो उत्तरी मैदान में जो है यहाँ पर क्या है,
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नदी की घाटी में, जैसे महानदी गोदावरी दिया हुआ है, नदी के घाटी में, नदी जो है इसकी घाटी में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उत्तरी मैदान में, ठीक है, हमारे भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो इसमें यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है, हिमालयी क्षेत्र नहीं होगा। यहां हम कह सकते हैं उत्तरी मैदान और नदी घाटी में जो है जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और डी में वही लिखा हुआ उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। तुम्हारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है, ठीक है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं ये इधर मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर प्रतिबिंब है, ठीक। प्रतिबिंब और इसके बीच का जो दूरी है वह कितना है? 6 मीटर है, ठीक है। प्रतिबिंब और इसके बीच का 6 मीटर दूरी है। तो जब ये 6 मीटर दूरी है तो इसके इधर जो राम होगा, ठीक है, उसके बीच का भी दूरी 6 मीटर होगा। टोटल यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा? 12 मीटर होगा, ठीक है। अब क्या कहता है? यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, कौन? राम 2 मीटर चलता है। जैसे इधर से ये 2 मीटर चलेगा तो ये इसके बीच का दूरी कितना बच जाएगा? 4 मीटर। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा 2 मीटर, ये भी जब 2 मीटर आगे बढ़ेगा तो इसके बीच का दूरी कितना बच जाएगा? इतना में 4 मीटर। अब पूछा जाएगा क्या पूछा है? राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगी? तो 4 + 4 कितना? 8 मीटर होगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जब किसी तार से वायर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, बिल्कुल सही है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यह भी सही है। उसे कहते हैं विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है चुंबकों के निर्माण के लिए। तो इसमें कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख लें क्या है, सभी कथन सत्य है, 1, 2 वो 3। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे डैश का नियम कहते हैं, ठीक है। जो इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी को कहते हैं। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हुक का नियम कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है 14 नंबर में। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल जितना भी घड़ी है सब में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? सरक लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है आधारित है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो होता है इसमें अंगूठा जो दर्शाता है यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा को। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 17वां कर लेते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ धातु दिया हुआ है, दूसरी तरफ अभिक्रिया दिया हुआ है, तो हमको इसमें सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया पोटेशियम। पोटेशियम जो है यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा दिया हुआ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? गर्म जल के साथ, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद फिर सी में कॉपर दिया हुआ है। कॉपर जो है यह जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद फिर आयरन है। आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह हो जाएगा
2 नंबर। तो 4 3 1 2 यह देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर करना है हमको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। तो देख लेते हैं अभिक्रियाशीलता पे बढ़ते क्रम में, तो सोना सबसे कम अभिक्रिया करता है, उसके बाद फिर कॉपर, फिर आयरन, मतलब आयरन सबसे ज्यादा, फिर कॉपर, फिर सोना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 19वां नंबर कर लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हमको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, एक तरफ नाम दिया हुआ है केमिकल फॉर्मूला, दूसरी तरफ दिया हुआ है केमिकल नेम भी दिया हुआ है। सबसे पहले दिया विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो CaOCl2 ये हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। दूसरा दिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फुल फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, देख लेंगे आगे फिर। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। क्या है, NaH, एक मिनट, NaHCO3। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का है। चलिए आगे देख लेते हैं और सबका। आगे दिया हुआ है धोने की सोडा। तो धोने की सोडा क्या है, Na2CO3। धोने की सोडा लिख लेते हैं Na2CO3। ठीक है, याद रखिएगा। तो Na2CO3, ठीक है, ये किस में है, तो यह ऑप्शन नंबर ये 1 में है, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह होता है CaSO4 हाफ H2O। तो ये 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, CaSO4 हाफ H2O। तो हम लोग देख लिए, जैसे और सब देख लेते हैं। इसमें क्या सब था, जैसे विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 है। ठीक है, और उसके बाद फिर देख लेते हैं इसमें आगे क्या है, धोने की सोडा तो Na2CO3 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए 2 4 1 और 3, 2 4 1 3 देख लेते किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार लवण का pH होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसके बारे में दिया हुआ है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में। जैसे देख लेते हैं इसमें ये pH स्केल, इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है, pH स्केल है। ठीक है, इधर इसका बीच में यहाँ पर 7 है। ठीक है, जहाँ न्यूट्रल होता है, इधर 8 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, और एंड सोन बढ़ते जाएगा 14 तक। इधर 1 हो जाएगा, सॉरी इधर 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये pH स्केल है। तो इसमें क्या कहता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस, इधर बेस होता है और इधर एसिड होता है, 7 से कम में एसिड होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जब इधर जितना नीचे आते जाएगा 7 से कम में। ठीक है, और बेस जो होगा, वीक बेस कहाँ पर होगा, यह 7 8 के बीच में या 7 के पास में होगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो प्रबल अम्ल तब होगा जब 7 से कम आएगा, और दुर्बल क्षार क्या होगा, जब 7 के पास में होगा। ठीक है, तो इसका हम उत्तर क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 7 से कम। क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। यही ऑप्शन बी में दिया 7 से अधिक। अगर हम 7 से अधिक कहते हैं तो यहाँ प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, 7 के बराबर जो हो जाएगा तो यह न्यूट्रल हो जाएगा, और 0 पर आएगा तो सिर्फ प्रबल अम्ल होगा, क्षार का कोई यही नहीं होगा। तो 7 से कम या 7 मान लीजिए, ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिएक्शन, क्या है, Zn प्लस CuSO4, और फिर क्या है, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, क्या है, इसमें कॉपर निकल रहा है। तो ये कहता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें विस्थापन हो रहा है। ठीक है, Cu का, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है। तो जो जैव उत्प्रेरक है वह है एंजाइम। ठीक है, जैव उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम है। अगला 23वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, सही मिलान करें। तो सही मिलान क्या करना है, एक तरफ दिया हुआ है कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि, इसमें देख लेते हैं क्या, कंदुक खल्लिका संधि सभी दिशाओं में गति करता है।
तो कंदुक खल्लिका संधि, जैसे मान लीजिए कंदुक क्या होता है, बॉल होता है, अगर उसको छोड़ेंगे तो वह सब दिशा में वो मूवमेंट करेगा, सभी दिशा में गति करेगा, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा है क्या, धुराग्र संधि। तो धुराग्र संधि जो होता है वह आगे और पीछे और दाएं एवं दाएं बाएं गति करता है, तो यह बी का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिंज संधि। तो हिंज संधि एक ही दिशा में गति करता है, तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद अचल संधि। अचल संधि ऊपरी जबड़ा एवं कपाल मध्य संधि है, तो यह हो जाएगा डी का 2 नंबर। इस तरह से 3 1 4 2 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 1 4 2। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 24वां नंबर। 24वां नंबर में हमको सही सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है बीमारी का नाम, ठीक है, और दूसरी तरफ देखते हैं उससे क्या होता है उस डिजीज में। जैसे थैलेसीमिया दिया हुआ है, तो थैलेसीमिया जो होता है इसमें क्या होता है, रक्त की अल्पता हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, तो ए का हो जाएगा 4। यहाँ पे रक्त अल्पता हो जाती है थैलेसीमिया में। दूसरा है फिनाइल कीटोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, इसमें मानसिक दुर्बलता आ जाती है, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद वर्णांधता मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वो वर्णांधता कब होता है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति लाल एवं हरे में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद क्या है, हीमोफीलिया में क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, तो ये हो जाएगा डी का 1। ठीक है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है हीमोफीलिया में, ठीक है, खून का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे कर लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के कोशिका में सभी अंगों एवं उसके उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है, ऐसा किस प्रकार की है, तो जो स्टेम कोशिका है, स्टेम कोशिका वह सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, देखते हैं कौन क्या चीज का आविष्कार किया है। सबसे पहले दिया रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो होता है वह सेल की खोज किया है, मतलब कि कोशिका का खोज किया है, तो ये हो जाएगा ए का 3। दूसरा है जेई पुरकुंजे। ठीक है, तो पुरकिंजे जो है यह क्या चीज का, तो जीव द्रव्य का यह खोज किया है, तो यह हो जाएगा बी का 4। उसका दिया है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या न्यूक्लियस या केंद्रक का किया है, तो यह हो जाएगा सी का 1। उसके बाद फिर है विर्चो किसका क्या है, कोशिका सिद्धांत का, ये हो जाएगा डी का 2। इस तरह से 3 4 1 2 यह देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आईवीएफ के संबंध में देख लेते हैं क्या कहा जाता है। तो आईवीएफ एक पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। आईवीएफ के है का पूर्ण रूप क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है आईवीएफ का फुल फॉर्म, आईवीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही है। दूसरे इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, बिल्कुल गलत है। जो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है यह प्रयोगशाला में होता है, मादा में नहीं होता है। कहां पर होता है, लैब में होता है, प्रयोगशाला में होता है, तो ये गलत है। इसमें कहता है सत्य कथन का चयन करें, तो 1 और 2 जो है यह दोनों सत्य कथन है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। तो भोजन नली जो होता है, जो हमारे मुख से ऐसे, ठीक है, यहाँ जो मुंह है, यहाँ से मुख से जो ये नली बना हुआ है, ठीक है, इस नली के बारे में कह रहा है। इसका जो संकुचन और विस्तार होता है इसको क्या कहते हैं, तो पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरिस्टाल्टिक संचलन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहां से कुछ खाए, ठीक है, यहां पर आया, तो ये पहले क्या होता है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। ठीक है, 1 मिनट, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। जब इस पे भोजन आता है तो ये फैलता है, ठीक है, जैसे ही भोजन आगे आया फिर ये दोनों सट जाता है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, मतलब संकुचन होता है, फिर
विस्तार होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देख लेते हैं क्या है। वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम का पहचान करें। वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम की पहचान करें। तो देख लेते हैं वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम। सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, वर्ग, संघ, जगत। यही ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। अगला देख लेते हैं 30वां नंबर क्या है। किस कोशिकांग या ऑर्गेनेल को कोशिका का आत्मघाती थैला सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो किस ऑर्गेनेल को या किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैला कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। गोल्जी बॉडी जो है, जिसको गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी कहते हैं, इसमें स्टोरेज, पैकेज, प्रोसेसिंग होता है मटेरियल का। ठीक है, तो सुसाइडल बैग, लाइसोसोम, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर कर लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? हमको देखना है कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। सबसे पहले दिया सुसीम। सुसीम जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ठीक है, कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार आया, तो बिंदुसार का बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम था। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका सांची दिया हुआ है। तो सांची क्या है? एक बौद्ध स्तूप है। यह चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नहीं है, तो उत्तर यही हो जाएगा। एक मिनट, सांची ही उत्तर हो जाएगा। सांची क्या है? यह बौद्ध स्तूपा है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से यह रिलेटेड है। ठीक है, सांची जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नहीं है। यह क्या है? एक बौद्ध स्तूप है। सुसीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र है, और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था, और इसीलिए सुसीम चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हम कह सकते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है और ये इससे रिलेटेड है। विष्णुगुप्त जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक सलाहकार थे विष्णुगुप्त, या कहिए चाणक्य। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जो संबंधित नहीं है वह हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो ऐसा कौन सा इसमें जानवर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पता नहीं था इस जानवर के बारे में? तो जो घोड़ा है, घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो नागलपुरम के पास एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक था? तो वह कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है। नेताओं की सूची 1 से सूची 2 को हमको मिलान करना है। देख लेते हैं। यह 1857 के जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसी समय के जो नेता सब हैं वह कहां कहां से कौन विद्रोह किए थे, इससे रिलेटेड है। कुंवर सिंह है तो कुंवर सिंह के लिए जगदीशपुर होगा, तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ हजरत महल, हजरत महल लखनऊ से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा बी का 4। उसके बाद फिर खान बहादुर है, खान बहादुर बरेली से, ये हो जाएगा सी का 2। और मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से, यह हो जाएगा डी का 1। 3 4 2 1 यह ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो समाज सेवा और शिक्षा के लिए संगठन की स्थापना किया गया था, तो वह था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु संगठन स्थापित किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज दिया हुआ है, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। विधवा विवाह समाज, तो विधवा विवाह समाज जो संगठन था यह पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री का था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 36वां नंबर। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में हमको देखना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही है।
दूसरा क्या है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है इसमें, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। और यह भी मान सकते हैं जो सबसे पहले जनगणना यही करवाया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है, कूट के अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना है, तो इसमें सभी कथन सभी स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 37वां नंबर। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। शब्द फिर से सुनिए, क्या है, राज शब्दोपजीवी संघ का संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, या वज्जी के लिए किया गया था। वज्जी के लिए क्या चीज, राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया था वज्जी के लिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था यह था मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद शाह से रिलेटेड, एक तो ये क्वेश्चन तो है ही, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है, इसको रंगीला बादशाह कहते हैं, ये भी सही है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था इसी के समय में हुआ था। किसका, नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन क्या है। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, बिल्कुल सही है। चेरो वंश की स्थापना जो हुई थी 12वीं शताब्दी में हुई थी। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। उसके बाद चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा जाएगा जो कौन सा कथन सही है, सत्य है, तो सही कथन जो है वह उपरोक्त में से सही है। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी क्षेत्र था। चेरो वंश का मुख्यालय भोजपुर बिहिया में था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 40वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित का मिलान करें। हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें देखना है क्या है, पीटर मुंडी का बिहार यात्रा। तो पीटर मुंडी का बिहार यात्रा जो हुआ था वह 1632 ईस्वी में हुआ था, इसका उत्तर ए का 1 हो जाएगा। पूछा जाएगा गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो गोलघर का निर्माण 1760 में हुआ था, ठीक, सॉरी 1786 में हुआ था। कब हुआ था, 1786 में, तो इसका बी का 2 हो जाएगा। सी में फिर क्या है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ था, 1940 में हुआ था, ये हो जाएगा 3, सी का 4, 1 2 4 3, यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। क्या उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। तो प्रजापति जो थे वह किसके मुख्य देवता थे, तो प्रजापति सृजन के मुख्य देवता थे। किसके, सृजन के देवता थे कौन, प्रजापति, ठीक है। और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे यज्ञ के देवता कौन थे, अग्नि थे। युद्ध के देवता कौन थे, तो युद्ध के देवता थे इंद्र युद्ध के देवता भी थे। और कौन क्या चीज के, और वर्षा के देवता भी इंद्र ही थे। युद्ध के देवता और वर्षा के देवता भी कौन थे, इंद्र थे। यज्ञ के देवता अग्नि थे। जल के देवता कौन थे, तो जल के देवता थे वरुण, या ब्रह्मांड के देवता कहिए वो भी वरुण, और जल के देवता भी वरुण। और सृजन के देवता कौन थे, प्रजापति थे। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लड़ाइयों के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं कौन सा लड़ाई किस काल में हुआ था, मतलब उसके समय के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले थी वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई जो हुई थी यह 1760 में हुई थी। कब हुई थी, 1760 में। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह यह 1746 से लेकर के 1748 तक चला था, ठीक है। उसके बाद बेदरा की लड़ाई, तो यह हुआ था 1759
1959 में हुआ था बेदरा की लड़ाई। ठीक, उसका प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन कैसे कैसे है। तो सबसे पहले कौन है, तो 46 से 48 तक कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो एक में ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ था, 59 बेदरा का युद्ध हुआ था। तो 2 के बाद 3 देख लेते हैं, 2 के बाद 3 किस में है, 1 और 2 में तो नहीं है। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध हुआ था, ये 2 नंबर मान लो। ठीक है, उसके बाद फिर वांडीवास की युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई, फिर प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। तो भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास जो किए थे, यह ऑप्शन करेक्ट इसमें क्या है, सावित्रीबाई फूले किए थे। कौन, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, जो महात्मा ज्योतिबा फूले की वाइफ थी, पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, वह महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास किए थे। चलिए अगला देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था। तो लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, यह जो 1878 में आया था, इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना या प्रतिबंधित करना या रोक लगाना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र थे उसको प्रतिबंध करना, उस पर रोक लगाना लॉर्ड लिटन द्वारा जो गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, इसका उद्देश्य यही था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया। तो अंग्रेज जो है यह बंगाल विभाजन के पीछे जो तर्क दिया था, प्रशासनिक सुधार दिया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तर्क क्या दिया था बंगाल विभाजन के पीछे का तर्क जो था वह था प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। अगला देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। चलिए अगला इसके बाद देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। इसमें कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह कहां पर किया गया था। तो उपर्युक्त में से इसमें कोई नहीं, इलाहाबाद नहीं होगा, मद्रास भी नहीं होगा, नागपुर नहीं होगा। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछा जाएगा तो कहां किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में किया गया था। कहां पर, कलकत्ता में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कहां पर, C4 कलकत्ता में किया गया था। और कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नौरोजी थे, ये हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। क्या मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को, क्या है, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 जो आया था इसके अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्य था उसके संख्या को क्या कर दिया गया था, तो इसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले क्या दिया है, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। बिल्कुल गलत है, यह कथन सही नहीं है। गांधी जी ने 2 बार नहीं की थी, 1 बार की थी। अब पूछा जाएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी की थी कांग्रेस की अध्यक्षता 1 बार, याद रखिएगा। तो पहला कथन गलत है, इसमें 2 बार लिखा है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ, बिल्कुल गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1 बार नहीं 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, 1 बार नहीं हुआ है, 3 बार। ये भी ऑप्शन गलत है। पूछा जाएगा 3 बार कब कब हुआ है। एक सबसे पहले 1912 में हुआ था बिहार में। ठीक है, 1912 में जो हुआ था वह कहां पर हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। बी लिख देते हैं। ठीक है, कहां हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, R.N. माधोलकर किए थे। कौन, R.N. माधोलकर किए थे। इसके 10 साल बाद फिर 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में जो हुआ था वह कहां पर हुआ था, तो वह हुआ था मुजफ्फरपुर में।
ठीक है। 1922 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, जो चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और हुआ था, कब, 1942 में। कब हुआ था, शायद 1942 में हुआ था, रामगढ़ में, ठीक है। तीसरा कब हुआ था, 1942 में, याद रखिएगा। 3 बार हुआ था, ठीक है। 1912 में, 1922 में, सॉरी 1942 नहीं, 1940 में हुआ था एक और अधिवेशन। 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था, 1912, 1922 और 1940 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी गलत है। सी नंबर में दिया है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, तो ये गलत दिया हुआ है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कौन, भारतीय महिला, ठीक है, वह सरोजिनी नायडू थी, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में थी। ऐसे अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वह एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रथम महिला। लेकिन भारतीय प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो प्रचलित नहीं थी, यह कहां पर नहीं थी, ठीक है। तो देख लेते हैं, उड़ीसा में, बिहार में तो था ही, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा बिहार में थी, उड़ीसा में थी, पंजाब में नहीं थी। तो यह उत्तर हो जाएगा इसका, जहां नहीं था तो पंजाब हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उड़ीसा में और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा थी। चलिए अगला देख लेते हैं, 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में जो विकल्प सही नहीं है वह देखना है। सबसे पहले दिया है क्या, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, बिल्कुल सही, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, बिल्कुल सही है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया था। दूसरा क्या दिया हुआ है, पृथक निर्वाचक प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, यह भी था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। उसके संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रत्यक्ष निर्वाचक व्यवस्था, यह गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक व्यवस्था नहीं था। इसमें हम कह सकते हैं द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया था। क्या है, द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है। चलिए करते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, ठीक है। 2 तरह के समिति का नाम याद रखिएगा, जो प्राक्कलन समिति है और लोक लेखा समिति है। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह सत्ता पक्ष के तरफ से होते हैं। किसके तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से होते हैं, जो अभी प्रेजेंट में कौन है, संजय जायसवाल जी हैं। कौन है, संजय जायसवाल। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 53वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर से सुनिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं, धर्म के प्रचार कराने का अधिकार, बिल्कुल सही है। क्या है, सिखों की कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। क्या है, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही हमारा उत्तर होगा, डी नंबर ऑप्शन जो सही होगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 54वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद, एक मिनट, हाँ, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितना दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो जो राष्ट्रीय आपात है, ठीक है, वह 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जब इसकी उद्घोषणा होती है तो कहता है कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा।
चलिए करते हैं इसका 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित भाग है? तो ये कौन कहे थे? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव कहे थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है भाग 12। भाग 12 में क्या दिया? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। भाग 11 में दिया हुआ है राज्यों के अधीन या भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम, ये गलत दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ, यही उत्तर होगा। तो भाग 11 में जब ये गलत लिखा हुआ है तो सही क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। संघ एवं राज्य के बीच विधायी व प्रशासन संबंध, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब संघ एवं राज्य के बीच में विधायी प्रशासन संबंध भाग 11 में दिया हुआ है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जो इसमें दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, इसका सही सुमेलित सही जो हो जाएगा भाग 11 में, याद रखिएगा संघ एवं राज्य के बीच में विधायी व प्रशासन का संबंध। ठीक है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण और सब याद रखिए भाग और उसके प्रावधान। जैसे भाग 8 है तो भाग 8 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन दिया हुआ है। भाग 17 में राजभाषा दिया हुआ है। भाग 18 में आपात उपबंध दिया हुआ है। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है। ये सब याद रखिएगा। चलिए करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो धन विधेयक में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये इसमें डिनोट कर दिया गया है। तो पूछ रहा है धन विधेयक में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? जो सम्मिलित किया जाता है करारोपण को किया जाता है, बिल्कुल सही है। सरकारी व्यय को भी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, इसको भी किया जाता है। ठीक है, भारत के समेकित और आकस्मिक निधि को भी किया जाता है। उसके बाद क्या है? संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने की संबंधी विनियमन, ये भी धन विधेयक के में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सही कूट का सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा सभी हो जाएगा, सभी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? परमादेश, ठीक है, जो आदेश दिया जाता है, ठीक है, परमादेश। तो किसी अधिकारी को सरकारी अधिकार निभाने के लिए जो आदेश दिया जाता है वही परमादेश कहलाता है, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन सा है ये देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। तो ये तो लोकसभा में जाता है। जो नागरिक के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य होते हैं वह लोकसभा में जाता है, ये तो नहीं होगा। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, हाँ, सदस्य 10 सदस्य मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 60वां नंबर देख लेते हैं क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य की संख्या थी, तो निर्वाचित सदस्य की संख्या थी 318। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कुल सदस्य कितने थे विधानसभा में, कुल सदस्य था 319। ठीक है, लेकिन अगर निर्वाचित पूछा जाएगा तो कितना था? निर्वाचित 318 था, क्योंकि एक सदस्य को मनोनीत किया गया था।
ठीक है, जिसके बाद क्या हो गया था 319 हो गया था। अगर पूछा जाए कुल कितने सदस्य थे विधानसभा में उस समय जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद, तो वो 319। अगर निर्वाचित सिर्फ पूछेगा तो 318 याद रखिएगा। चलिए करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में जो शामिल नहीं है देख लेते हैं। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का पैदा करना, ये तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ढांचागत सुविधा विकसित करना, यह भी बिल्कुल सही है। ढांचागत सुविधा अपना विकसित कर सकता है कोई भी, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आ सकता है, ठीक है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, यह भी सही हो सकता है। अगर आप लीगल हैं, आप विदेशी सोर्स से अपना स्रोत निवेश बढ़ा सकते हैं, यह भी बिल्कुल आता है, ऐसे ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में शामिल है। क्या है? 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, यह नहीं हो सकता है, यही गलत होगा, जो इसमें शामिल नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 62वां नंबर क्या है? सर्वाधिक तरक मुद्रा का रूप है, तो सर्वाधिक तरक मुद्रा का या तरल मुद्रा का रूप है M1, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर देख लेते हैं क्या है? नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में देख लेते हैं, विचार करते हैं। क्या है? यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। नगद कोष अनुपात या CRR बिल्कुल सही है। क्या है? प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है। सत्य कथन आपको देखना था, तो सभी कथन सत्य है। अगला देखते हैं 64वां नंबर। क्या निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जो संबंधित है उपागम, वह है सक्षमता उपागम, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 65वां नंबर। क्या है? वर्ष 1955 में संगठित करवे समिति का संबंध किससे है? तो करवे समिति का संबंध जो है यह लघु उद्योग से है। ग्रामीण उद्योग और लघु उद्योग से संबंधित है करवे समिति, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है? फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। किसको? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। अगला 67वां नंबर देख लेते। क्या है? सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? तो सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में जो शामिल है वह क्या शामिल है देख लेते हैं। तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि यह सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है, बिल्कुल सही है। संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि यह भी सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। क्या अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि यह इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, जो सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होता है, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति से प्राप्त धनराशि। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन किया था? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने जो आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था वह था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? पीएमसीएच की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? तो पीएमसीएच की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। क्या नाम था पीएमसीएच का? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? पीएमसीएच की। अगला देख लेते हैं, जिसका कि अभी फुल फॉर्म है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है। इसकी उस समय 1925 में जब स्थापना हुई थी तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज नाम था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा, क्या नाम है? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो राजकुमार शुक्ल का गांव का क्या नाम है? तो मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? तो मुरली भरहवा जो पहुंचे थे, यह पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को, ठीक है। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या है? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो जो राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग
असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। यह किस क्षेत्र में थे? तो यह छपरा सारण में थे, याद रखिएगा। नाम याद रखिएगा, क्या चीज है? राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहां से? छपरा से, या फिर सारण भी बहुत जगह आपको मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो बिहार में खादी की काफी प्रगति जो हुआ था वह राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 74वां नंबर। क्या झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिले का वर्तमान समूह की पहचान कीजिए? तो झारखंड के साथ जो सीमा बनाता है उसका हमको पहचान करना है, कौन कौन सा राज्य है। सबसे पहले दिया है औरंगाबाद, जहानाबाद और नालंदा। तो औरंगाबाद बिल्कुल है, जहानाबाद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जहानाबाद आ जाता है गया के ऊपर। ठीक है, तो ये जहानाबाद बीच में आ जाता है, ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद कैमूर, गया और बांका। ठीक है, तो कैमूर, गया और बांका, तो कैमूर नहीं होगा। ठीक है, हम एक छोटा सा मैप आपको बना करके दिखाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं एक छोटा सा मैप आपको। जैसे मान लेते हैं इस साइड झारखंड है, इस तरह से हम बना लिए हैं, नॉर्मल दिखा रहे हैं। तो कैमूर जो है यह यहाँ पर है। ठीक है, और इसके बगल से इस तरह से रोहतास गया है। एक मिनट, इस तरह से, एक मिनट, देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर कैमूर है, लेकिन झारखंड जो है यह नीचे में है, झारखंड जे लिख देते हैं यहाँ पर। कैमूर से नीचे ऐसे करके गया है, तो ये जो है यहाँ तक रोहतास ऐसे घेरा हुआ है इसको, तो कैमूर नहीं है, इधर रोहतास है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, रोहतास है, गया बांका तो है ही। उसके बाद रोहतास, रोहतास बिल्कुल यहाँ पर है, और गया और कटिहार, ये ऑप्शन हो जाएगा। रोहतास, गया और कटिहार है। ठीक है, बाकी कैमूर, जमुई और भागलपुर, जमुई और भागलपुर है, कैमूर नहीं है। हम एक बार नाम बोल देते हैं जो जो झारखंड से बाउंड्री बनाता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो बिहार का है, रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, भागलपुर और कटिहार। इतना नाम याद रखिएगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिले हैं वर्तमान समय में, रोहतास, गया और कटिहार। चलिए अगला करते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार की राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितना है? जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा हम इस तरह से बनाते हैं। ये मान लेते हैं बिहार है, बिहार बेसिकली रेक्टेंगुलर है ही। ठीक है, तो कह रहा है पूरब से पश्चिम, मतलब इधर से लेकर के इधर का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा 483 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कितना? 483 किलोमीटर। और पूछा जाएगा आपको उत्तर से दक्षिण तक कितना है। ठीक है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो ये भी याद रखिएगा 345 किलोमीटर। कितना? 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है वह 345 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 76 नंबर। क्या है? बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श जो करता है वह, जैसे मान लेते हैं ये इस तरह से बिहार है, तो यहाँ पर है एक जिला जिसका नाम है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज इस तरफ नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और इस तरफ वेस्ट बंगाल से भी करता है, पश्चिम बंगाल से भी करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? तो दक्षिण पश्चिम तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण और इधर पश्चिम, तो ये आ जाएगा विंध्यन समूह की पहाड़ियां हैं। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 78 नंबर। क्या निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? ठीक है, बिहार जो है, एक मिनट देख लेते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, बीच से गंगा नदी बहती है। ठीक है, कुछ नदी इधर से भी बहती है, कुछ इधर से भी बहती है। इसमें घाघरा, गंडक, बागमती, ये सब जो है यह सभी उत्तर की तरफ से आती है, दक्षिण की तरफ मिलती है। इसमें क्या कह रहा है? जो उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है, तो उत्तर की तरफ से गंडक मिलती है, बागमती मिलती है, घाघरा मिलती है, और कर्मनाशा जो नदी मिलती है यह दक्षिण की तरफ से जाकर के मिलती है। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है, दक्षिण की तरफ से मिलती है। और कर्मनाशा नदी जो है
उत्तर प्रदेश और बिहार इस दोनों के बीच में बाउंड्री भी बनाती है कर्मनाशा नदी, और यह दक्षिण की तरफ से आती है और इसमें मिलती है गंगा में, बिहार में। ठीक है, चलिए अगला इसके बाद देख लेते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई थी। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में जो कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है। फिर से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है। तो त्रिस्तरीय की गई है। अब पूछा जाएगा त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, ये जो समिति है वह कौन से समिति से जुड़ा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था। तो 2 स्तरीय अगर कहा जाएगा तो अशोक मेहता समिति, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, 4 स्तरीय कहा जाएगा तो PVK राय समिति। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल जिसको SPG कहते हैं, में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा समूह में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो यह कौन बनी है, तो यह अदाशो कपेशा बनी है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में डैश प्रस्तावित किए हैं। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में 2022-23 को प्रस्तावित किया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो किए हैं नीतीश कुमार, यह कहाँ किए हैं, पटना में किए हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायती, सुनिएगा फिर से क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक किया है। फिर से सुनिए क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत की है। यह है सबकी योजना सबका विकास अभियान का शुरुआत किया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित मतलब कैशलेस कंट्री बन गया है। जो कैशलेस कंट्री बन गया है वह है स्वीडन। नकदी रहित देश कैशलेस कंट्री जो दुनिया का बन गया है पहला, वह है स्वीडन। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली शपथ ली है। तो 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली शपथ ली है। यह आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं इसके बाद 87वां नंबर क्वेश्चन। 87वां नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में जो विकास के 4 इंजन में शामिल नहीं है वह देख लेते हैं कौन सब नहीं है। सबसे पहले कृषि तो है, अवसंरचना नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, कृषि, ये सब है। अगला देख लेते हैं 88वां नंबर क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन देख लेते हैं
क्या है, सेवा निर्यात में 7वां स्थान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का स्थान देखना है। रेलवे नेटवर्क में 4था स्थान है भारत का, ये भी बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 3रा स्थान, ये गलत दिया हुआ है, इसमें भी 4था होगा। ठीक है, 4th मान लीजिए, 4था है, ये गलत असत्य कथन दिया हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में 4था स्थान है, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 89 नंबर क्या है, निम्न में से किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है। तो साइक्लोन जो आयोजित होता है वह होता है भारत और मिस्र के बीच में। किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में, ठीक ना। तो इसमें भारत और मिस्र किसी में नहीं दिया हुआ है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं 90 नंबर क्या है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया फ्रांस में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, क्या पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीएम आशा योजना के संदर्भ में हम देख लेते हैं क्या है, योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, बिल्कुल सही है। पीएम आशा योजना जो है, यह योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर अगला क्या है, सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों में तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है। इसमें से हमको असत्य कथन चुनना था, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या है 92 नंबर, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ। तो शिक्षा पर आवंटन हुआ था 60,964 करोड़, 60,964 करोड़ रुपए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर देख लेते हैं क्या है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है। तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है, यह किस अवधि तक, 2023 से लेकर के 2028 तक के लिए है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं करते हैं कितना, 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 94 नंबर आइए करते हैं। तो क्या है, 2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया था, टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था 2025 में। अगला देखते हैं 90 नंबर, क्या निम्न में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ताराचंद शर्मा को, मायाराम उनियाल को और समीर गोविंद जमदग्नि को। ठीक है, समीर गोविंद को किया गया था, तीनों को, इनमें से सभी को धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नि को। अगला देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्या है, एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो बना है वह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला देख लेते हैं 97 नंबर क्या है, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं आदि महोत्सव से रिलेटेड क्या है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन नहीं किए थे, कौन किए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। दूसरा कथन असत्य है, तो इसमें सिर्फ एक ही कथन सत्य है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध की त्रिसेवा अभियान शुरू किया है, निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध की त्रिसेवा अभियान शुरू किया है, इस अभियान में जो शामिल नहीं है वह म्यांमार नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 99 नंबर क्या है, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बना है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है, तो वह है क्रिस्टियानो
रोनाल्डो। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जनरल स्टडीज का। क्या है? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना सरकार द्वारा डैश बड़ी बिल्लियों की संरक्षण के उद्देश्य में की गई। कितने बड़ी बिल्लियों? तो 7 बड़ी बिल्लियों की संरक्षण के उद्देश्य में की है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौता, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद और हम लोग मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।